मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 10 का कृतिका का भाग 2 का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक हमारे पाठ्यक्रम कृतिका 2 से ली गई है और इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। कौन है इसके लेखक? कमलेश्वर। इसमें सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट किया। बच्चों, इस पाठ में उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में बताया है। उन्होंने यह बताया है कि जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार टूटी और किस प्रकार उस जॉर्ज पंचम की नाक को जोड़ा गया और जॉर्ज पंचम की नाक क्यों टूटी, किसलिए टूटी, कैसे जोड़ा गया, किस प्रकार से जोड़ा गया और जॉर्ज पंचम की नाक को जोड़ने का सारा महत्व इस पाठ में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 2 कृतिका का जॉर्ज पंचम की नाक। और ये जॉर्ज पंचम की नाक आधारित है लोगों की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर इसमें गहरी चोट की गई है। सबसे पहले अखबार की सुर्खियां हैं शाही दौरे की तैयारियां। शाही दौरे के लिए तैयारियां अर्थात क्यों है शाही दौरे की तैयारियां? क्योंकि इस पाठ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी और देश के सारे अखबारों की खबरें इसी प्रकार भरी हुई थी कि शाही दौर से खबरों से भरी हुई थी। और इस दौरे के लिए सबसे छोटी से छोटी बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जैसे कि यहाँ पर अखबार के दृश्यों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है अखबार में शाही दौरे के लिए तैयारियां। किसके शाही दौरे की तैयारियां? रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी, तो उनके दौरे की तैयारियां की जा रही थी और उनकी हर बात, छोटी से छोटी बात भी उनकी अखबार में प्रदर्शित की जाती थी। जैसे रानी के पोशाक के लिए रेशमी कपड़ा हल्के नीले रंग का है, हिंदुस्तान से मंगाया गया, कीमत का है, 400 पाउंड का है। ये छोटी से छोटी बात भी इस अखबार में छापी जाती थी। क्यों छापी जाती थी? क्योंकि वो हिंदुस्तान भारतीय दौरे के लिए आना चाहती थी और यही की है, जैसे कपड़ा मंगाने की बात, पोशाक की बात, और वह हमारे देश भारत आने वाली थी, इसलिए यह बात भी उनकी इस अखबार में निकाली जाती थी। और वह हमारे भारत आने वाली थी और हमारे भारत में आने के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी और रानी एलिजाबेथ उसे देखती तो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात थी। अब अखबार में यही छोटी छोटी बातें दिखाई जा रही थी। और जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, तो हमारे भारत देश आज़ाद होने के बाद उनकी जो भारत का दौरा था कि कैसे उनकी मानसिकता थी, कैसा हमारा विदेशी आकर्षण था, इसके आधार पर यह कहानी लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर जी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश की सारी अखबारें इस शाही दौर की खबरों से भरी थी। इस दौर के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें क्या थी? टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब पहनेंगे। अब देखिए, रानी एलिजाबेथ आती तो जो उनका जो वस्त्र बनाने वाला जो दर्जी था, पोशाक बनाने वाला जो दर्जी था, वो क्या था? परेशान था। और उन्होंने सोच रखा था कि हिंदुस्तान आने पर कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारखानों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों मतलब जो उनका खाना बनाते हैं, ठीक है, खानसामों जो उनके अंगरक्षक होते हैं, उनके कुत्तों की तस्वीरें छापी हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी ये भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अखबारों में क्या है? छोटी सी खबर भी छापी जा रही थी, कुत्तों की तस्वीरें छापी गई। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी में भरी रहने वाली सड़कें भी साफ हो गई थी। कहाँ की? भारत की। और वो दिल्ली में आने वाली थी। दिल्ली में शाही सवारी का आगमन होने वाला था और वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें भी साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। क्या मुश्किल सामने आई थी? कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ही नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए, ठीक है। अब क्या किया जाए? राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, अखबारों के पन्ने रंग गए और बहस हमेशा सिर्फ इस बात पर होती थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अब बाहर से कोई विदेश से
कोई रानी आने वाली है और वो हमारे भारत में आकर देखे कि जो जॉर्ज पंचम है उनकी नाक ही नहीं है, तो उन्हें कैसा महसूस होगा, जिसमें कि उनकी छोटी छोटी खबरें भी अखबारों में छापी जा रही थी। छोटी छोटी खबरें उनके पहनने ओढ़ने खाने पीने की बातें, उनके पशु की बातें, उनके कुत्ते की बातें, उनके खानसामे की बातें, बावर्ची की नौकर की बातें भी सभी अखबार में छापी जा रही थी। शाही दौरे की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये सब बातें अखबार में छापी जा रही थी कि वे हिंदुस्तान नेपाल पाकिस्तान के दौरे पर क्या पहनेंगी। अब इसके अलावा जब वो भारत में आने वाली थी और भारत में आने के बाद भी जब वो देखती कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं है, तो उसके लिए अब कैसा किया जाए। उन्होंने सोचा कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। ठीक है, उन्होंने क्या करा, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव रखा कि हो सके तो जॉर्ज पंचम की नाक हटा दी जाए। अखबारों के पन्ने रंग गए। इस बात पर बहस छिड़ रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रखी जाएगी या हटा दी जाएगी। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए और इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हुई तो कैसे हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दर्शाया भी गया कि राजनीतिक पार्टियां आपस में क्या कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं कि अब क्या किया जाए। यहाँ पर जॉर्ज पंचम की यह मूर्ति है और जॉर्ज पंचम की यहाँ पर नाक नहीं है कि ये पहरेदारों के बीच में से जॉर्ज पंचम की नाक कैसे गायब हो गई। तो राजनीतिक पार्टियों ने आपस में प्रस्ताव भी रखा कि एक काम करते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक को हटा ही देते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक तो थी ही नहीं, अब क्या किया जाए। अब महारानी जब देश में आ रही थी और मूर्ति पे नाक ना हो तो यह तो बहुत ही परेशानी होने वाली बात हो गई थी। और देश का जो भला चाहने वाले लोग थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति में नाक तो होनी चाहिए थी। अब बिना मूर्ति के नाक तो अच्छी नहीं लगेगी। अब आप लोगों को पता है हम ही लोग हैं और हम लोगों के चेहरे पर नाक ना हो तो कितना अजीब सा लगेगा। तो उन्होंने यही सोचा कि मूर्ति की नाक को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। नहीं, अगर मूर्ति की नाक को हटा देंगे तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी, नाक तो होनी ही चाहिए। इसलिए जो लोग देश की भलाई चाहते थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने एक सभा बुलाई कि यदि अगर नाक नहीं लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। और हमारे देश में कोई विदेश से रानी आ रही है और अगर जॉर्ज पंचम की नाक उसे मुँह ने मूर्ति पर नहीं मिली तो इसका मतलब हमारे देश की नाक भी कट जाएगी। उच्च स्तर पर सलाह मशविरा तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्ति ने कहा नाक तो लग जाएगी पर उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार ने कहा कि मैं मूर्ति पे नाक तो लगा दूंगा लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ पर है, कब बनी थी और उसके लिए जो मूर्ति का पत्थर जो था वो कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ भी नहीं पता चला। अब देखो यहाँ पर यह चित्र दर्शाया भी गया है कि आपस में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रही हैं और मूर्तिकार खड़ा है तो वह यही सोच रहा है कि यह जो मूर्ति का जो पत्थर आया है वो कहाँ से आया। पुरातत्व विभाग की फाइलों में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ के लाएगा जैसा मूर्ति में लगा हुआ था। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। उसने पत्थर को क्या करा, विदेशी बता दिया। अब मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक काटकर और उस मूर्ति पर लगा दी जाए तो हो सकता है फिट हो जाए। देखो यहाँ पर ये मूर्तिकार जा भी रहा है बच्चों और वह देख भी रहा है कि मैं पत्थर को कहीं से खोज के लाऊं जो मूर्तिकार वहाँ पर मूर्ति पर लगा हुआ था। अब उसने जब वहाँ उसने बताया कि यह पत्थर तो विदेशी है, यह पत्थर तो कहीं और से आया है, तो उसने कहा कि एक काम करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान देश में तो बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं तो उन सब मूर्ति में से किसी एक मूर्ति पर नाक काट दी जाए और उसमें लगा दिया जाए, यह ठीक रहेगा। अब सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। अब जॉर्ज पंचम की नाक का माप लिया गया, मतलब उसको नापा गया। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ कहाँ पहुँच गया, पंजाब। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है कि सभी देशों में यह जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, बंगाल, बिहार, बम्बई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर सभी देशों का दौरा करता हुआ कहाँ पहुँचा, पंजाब। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय
और भगत सिंह की लाटों को देखा। लाट मतलब उनके मस्तक को, उनके चेहरे को देखा और देखा परखा, परंतु पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करने के बाद भी उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी थी। उसने ढूंढा, सब जगह ढूंढा, गांधी जी की तस्वीर पर ढूंढा, आज़ाद बिस्मिल की तस्वीर पर ढूंढा, चंद्रशेखर आज़ाद के पे ढूंढा, लाला लाजपत राय की मूर्ति थी वहाँ पर ढूंढा, भगत सिंह की मूर्ति पर ढूंढा, परंतु वह सारे हिंदुस्तान का दौरा कर आया, परंतु जैसी नाक जॉर्ज पंचम की थी वैसी नाक उसे कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक बहुत अधिक बड़ी थी। अब उसके बाद उन्होंने विचार विमर्श किया कि मूर्तिकार ने अपनी एक नई योजना पेश करते हुए, जब वह वापस आया वहाँ से हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद और उसने सारी मूर्तियाँ देखी, तो मूर्तिकार ने क्या करा, अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश के 40 करोड़ जनता में से किसी भी व्यक्ति के एक जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। अब यह सुनकर सभापति परेशान हो गए, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई और अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला क्या हो गया, हल हो गया है। और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक उस पर चेहरे पर लाट मतलब चेहरे पर लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। नाक लगाई गई और नाक लगने से पहले वहाँ हथियारबंद पहरेदार तैनात हुए और मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उनकी रवाब मतलब वो जो सब तालाब था, जो उनका गंद था, जो काही वहाँ जम रही थी, वो सब निकालकर साफ कर दिया गया। वहाँ ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई गई जाने वाली नाक सूख ना जाए। अब थोड़े दिनों बाद अखबार में छप गया, जैसे यहाँ पर अखबार में दिखाया गया कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती है। और जिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। सिर्फ अखबार में क्या छपा था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई। अर्थात मूर्तिकार ने क्या करा, जब इतना सब कुछ हो गया तो सबसे पहले तो मूर्तिकार इतने विदेशों में घूम कर आया, सब हिंदुस्तान का दौरा करके आया, पंजाब में गया, ठीक है, और इतने सारे जगह पर गया, पंजाब गया, मद्रास गया, बम्बई गया, गुजरात गया। वहाँ पर भी जब उसे बंगाल, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुँचा। वहाँ पर उसने बहुत सारे नेताओं के गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, सबकी उन्होंने मूर्तियाँ देखी, परंतु ऐसी मूर्ति की नाक उसे मिली नहीं, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे अधिक लंबी थी। और इसी कहानी का अर्थ सारांश यही है कि हमारे भारत देश में अगर कोई भी ऐसा वाक़या होता है या विदेशी भारत जगह से हमारे भारत देश का कोई दौरा करने आता है, तो हम अपने देश का गर्व से ऊंचा कर देते हैं। और जिस प्रकार इस कहानी में बताया गया कि रानी जो एलिजाबेथ अपने पति के साथ आने वाली थी और सारी खबरें अखबार की इसी दौरे से छपी हुई थी कि वे आएंगे और हिंदुस्तान का दौरा करेंगी, अब क्या पहनेंगी, हिंदुस्तान जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी, नेपाल जाएंगी, तो वहाँ पर वो क्या पहनेंगी, ये खबरें छपी हुई थी। और उसके बाद जब पता लगा हमारे राजनीतिक पार्टियों की जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो वे बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, तो अब क्या करें। और मूर्तिकार भी बहुत दूर दूर तक गया कि पत्थरों को भी खोजा, परंतु वैसा पत्थर उसे मिल ही नहीं पाया। तो उसने पत्थर बताया कि यह पत्थर तो विदेश से आया है। तो अंत में उसने सब जगह का दौरा करने के बाद भी जब उसे मूर्ति की नाक नहीं मिली, तो उसने यही उपाय सुझाया कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसी लगा दी जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए। और अंत में अखबार में यही खबर छापी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक तो लग गई है और वो भी कैसी लगी है, जिंदा लगी है, ठीक है। और यह मूर्ति बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है जॉर्ज पंचम की नाक लगने के बाद।